हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं चैप्टर में, लीग ऑफ नेशंस, जो कि प्रीकर्सर था एक यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। द कोविनेंट ऑफ द लीग, मतलब लीग ऑफ नेशंस तो नाम बाद में दिया गया। जो ये पूरा का पूरा जो सपना था कि ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जिसकी बड़ी सारी कंट्रीज जो हों वो मेंबर हों, जहाँ पर वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें। और याद है वुड्रो विल्सन के शब्द में अगर हम लोग इसको समझें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सुनिश्चित हो, चाहे वो छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, है ना। इस सपने की बात पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत करी गई थी एंड इंक्लूडेड इन ईच ऑफ द ट्रीटीज, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साइन करी गई। अब क्या होता है, ये आइडिया किसका था? प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन का। और एक कौन से देश का प्रेसिडेंट था? यूएसए का। कौन सी ट्रीटी के अंतर्गत इसने आइडिया दिया था? ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ये टास्क जो था ये कंप्लीट हुआ। तो इट वॉज लार्जली ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम प्रेसिडेंट विल्सन कि जो टास्क था ये पूरा हुआ। अब बेसिकली क्या हुआ, इन ड्राइंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है यूएनबी बना था एक कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करके, डॉक्यूमेंट को साइन करके, जिसको क्या बोला जाता है? यूएन चार्टर। कितने नेशंस ने साइन करा था यूएन चार्टर को? 51। ठीक है, जो आइडियाज थे इस पूरे के पूरे लीग ऑफ नेशंस में किसका बोलबाला था? ब्रिटेन का और अमेरिका का। आज के समय में देख लो यूएन में किसका बोलबाला है, किसके आइडियाज का, विचारों का आदान प्रदान है यूएन में? अमेरिका का। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो हमें $7 बिलियन का जो लोन दिया, वो किसके फायदे के लिए दिया? किसके, हमें दरवाजे ओपन करने थे, लेकिन किसके फायदे के लिए? यूएसए। तो लीग ऑफ नेशंस का गठन होता है साल 1920 में, जिसके 5 ऑर्गन्स होते हैं, 5 बॉडीज होती है। अब मैच करने की कोशिश करना सर आप लोग कि आज के समय में ये बॉडीज हैं कि नहीं है। लीग ऑफ नेशंस की असेंबली, क्या यूएन के पास जनरल असेंबली है? लीग ऑफ नेशंस का काउंसिल, क्या यूएस के पास, सॉरी यूएन के पास यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है? लीग ऑफ नेशंस का सेक्रेटेरिएट, क्या यूएन सेक्रेटेरिएट है? सेक्रेटेरिएट में कौन बैठता है यूएन के? सेक्रेटरी जनरल। हाँ, उसको, उस प्रेसिडेंट को बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। कौन है अभी सेक्रेटरी जनरल? हाँ, एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस। अब इस साल ही हट जाएगा, 5 साल कंप्लीट होने वाले इसको। हो सकता है दोबारा आ जाए इस साल, लेकिन इलेक्शन होंगे। उसके बाद परमानेंट कोड ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये मेन ऑर्गन थे पहले, लेकिन ये यूएन के कोई मेन ऑर्गन नहीं है अभी, है ना। अभी क्या है, परमानेंट कोड ऑफ जस्टिस को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। और आईएलओ एक एसोसिएटेड बॉडी है वैसे ही, है ना। यूएन में फिर कौन है याद है? ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि सस्पेंड चल रहा है सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ ऑन 1 नवंबर 1994। डोंट वरी, ये लर्न हो जाएंगी धीरे धीरे चीज़ें यार, कोई टेंशन, इतना लोड मत लिया करो अपने ऊपर। रिवाइज करते करते लर्न हो जाएगी, ठीक है। 100 बार देखोगे हो जाएगी। हर एक जो मेंबर कंट्री है, क्या कह रहे हो मयूर? हाँ हर एक मेंबर कंट्री जो है, इट वॉज रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। जो ये लीग ऑफ नेशंस थी, इसका जो काउंसिल था, इट वॉज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द लीग। यानी कि लीग ऑफ नेशंस के सारे प्लान को कौन देखता था, कौन एग्जीक्यूट करता था? लीग ऑफ नेशंस का काउंसिल। आज भी ऐसे ही होता है यूएन में। वैसे जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं, क्या वो जनरल असेंबली के पार्ट होते हैं? लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेन मेंबर्स होते हैं 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान एंड यूएस,
दे वर ओरिजिनली डिक्लेयर्ड परमानेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। आज के समय में इनमें से देख लेते हैं जरा कौन है यूएन का परमानेंट मेंबर। ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, जापान है नहीं, यूएस, हाँ, तो इसकी जगह दो और कौन है? यूके तो आ गया, ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस भी आ गया, चाइना, ठीक है। तो दे आर परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन, ठीक है। हर एक मेंबर जो है उसका एक वोट होता है, जितने भी हो, चाहे वो परमानेंट और नॉन परमानेंट और जनरल मेंबर्स हो। आज भी ऐसे ही होता है, दो वोट होते हैं। कौन सी कंट्री के दो वोट हैं यूएन में? अरे नहीं यार, एक वोट करेंगे दो मल नहीं देंगे, तो कंट्री एक ही ना, नहीं। एंड सिंस ऑल द डिसीजंस हैड टू बी यूनानिमस, इवन द स्मॉल नेशंस पोजेस द राइट ऑफ वीटो। यानी कि वीटो पावर की शुरुआत यूएन से पहले कहां पर हो चुकी थी? लीग ऑफ नेशंस में। और किसके पास थी? 5 परमानेंट मेंबर के पास। और 5 परमानेंट मेंबर उस जमाने में कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, तो आज वाली दो प्लस दो कौन? इटली और जापान। अच्छा खासा जापान को देख रहे हो इज्जत मिली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, ज़्यादा उछल कूद करने के चक्कर में ये परमानेंट मेंबर नहीं रहा। उसके बाद जो सेक्रेटेरिएट था लीग ऑफ नेशंस का, इट वॉज लोकेटेड एट जेनीवा। इट्स फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल वॉज सर एरिक ड्रमंड। कहां से थे ये? ब्रिटेन से। जो स्टाफ है सेक्रेटेरिएट का, इट वॉज अपॉइंटेड बाय सेक्रेटरी जनरल। लीग ऑफ नेशंस के काउंसिल के साथ डिस्कस कंसल्टेशन करने के बाद। आज भी यूनाइटेड नेशंस में ऐसे ही होता है क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बताता है क्या सेक्रेटरी जनरल उनको करता है, कंसल्ट करता है यूएनएससी को स्टाफ अपॉइंट करने से पहले? बिल्कुल करता है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सेटअप करा गया हेग में। हेग कहां पर है? नीदरलैंड्स, ठीक है। द कोड वॉज मेड ऑफ 15 जजेस। आज भी 15 जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। बिल्कुल यार, अरे यार कोई बात नहीं, आई सी। ये रहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं हम लोग, एंड इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, ठीक है। लोकेशन आज भी इसकी कहाँ है? हेग, नीदरलैंड्स, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज सेक्रेटेरिएट एंड अ जनरल कॉन्फ्रेंस विच इंक्लूडेड 4 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच कंट्री। ऑब्जेक्टिव क्या था इस लीग ऑफ नेशन का? 2 ऑब्जेक्टिव थे इसके। एक तो वॉर को अवॉइड करना एंड मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। क्या ये सक्सेसफुल रहा इस चीज में? क्यों हो गया? द लीग इंटेंडेड टू एक्ट एज अ कंसिलिएटर एंड आर्बिट्रेटेड एंड देयरबाय रिजॉल्व अ डिस्प्यूट इन इट्स अर्ली स्टेजेस। कि अगर वॉर अगर होता है, डिस्पाइट आर्बिट्रेशन, रिकन्सिलिएशन, जो मेंबर्स हैं दे शुड अप्लाई सैंक्शंस टू द एग्रेसर फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड देन मिलिटरीली। ये लीग का मैंडेट क्या था कि पहले उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओ, जो भी आपके ऊपर अटैक करता है, फिर मिलिट्री सैंक्शन लगाना। लेकिन सैंक्शन लगाना, खुद अटैक करने में चले जाना। अब लेकिन लीग ऑफ नेशंस को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आने लग गई थी इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। द डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स वाज इंक्रीज फ्रॉम द बिगिनिंग बाय द एब्सेंस ऑफ 3 ग्रेट पावर्स। यूएसए जो था वो इसका मेंबर बनने को माना ही नहीं। जर्मनी ग्रेट पावर, लेकिन ये हारा हुआ था। और रशिया, याद है लेनिन के बाद रशिया किस पे फोकस कर रहा था? अपने इंटरनल अफेयर्स पे कर रहा था।
यानी कि यहां पर जब, कहाँ गया ये, इधर देख रहे हो, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और यूएस, इसको डिक्लेयर तो कर दिया गया था परमानेंट मेंबर, लेकिन यूएस ने बोला हमें ज्वाइन ही नहीं करना लीग ऑफ नेशंस को। जर्मनी ने और रशिया ने बाद में ज्वाइन करा, जर्मनी ने 1926 में और रशिया ने 1934 में। बाद में फिर इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी ने रिजाइन कर दिया 1933 में और रशिया को निकाल के फेंक दिया गया 1939 में। अब रशिया क्या ये वाला गुस्सा पनप रहा था, रशिया ये आरोप लगाता है यूएसए के ऊपर कि इसने निकलवाया था, और यही गुस्सा आगे जाकर दोनों के देशों के बीच में कहां पर जाकर देखने को मिलता है, 1960s में। कौन सा इवेंट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। गुस्सा तो सबसे पहले वहीं दिखा ना हमने सामने। एक्टिविटीज ऑफ द लीग ऑफ नेशन जो है, इट वॉज कॉल्ड इन टू सेटल अ नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन 1920 and 1925. लीग ऑफ नेशंस वॉज सक्सेसफुल इन 3 इशूज। 1920 में एक डिस्प्यूट हुआ था स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ आइलैंड्स। लीग ऑफ नेशंस ने ये रूलिंग दी कि ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, दे शुड गो टू फिनलैंड। उसी साल, उसके अगले साल, लीग ऑफ नेशंस वॉज आस्क्ड टू सेटल द फ्रंटियर डिस्प्यूट बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी इन अपर सिलीसिया, जिसको लीग ऑफ नेशंस ने फटाफट इस बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करा। थर्ड डिस्प्यूट वॉज बिटवीन ग्रीस एंड बल्गेरिया 1925 में। ग्रीस ने बल्गेरिया को इन्वेट कर लिया था एंड लीग ऑफ नेशंस ने सीज फायर दोनों के बीच में डिक्लेयर करा कि विड्रॉ कर जाओ और हथियार त्याग दो। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसने ग्रीस के ऊपर ब्लेम लगाया सारा का सारा कि तुमने इन्वेजन करा था, एंड इट डिसाइडेड दैट ग्रीस वॉज टू पे रेपरेशन, मतलब जितना नुकसान हुआ है बल्गेरिया को। लीग यहां पर तो सक्सेसफुल रहा अंटिल द साइनिंग ऑफ द लोकार्नो ट्रीटी इन 1925। अभी लोकार्नो ट्रीटी क्या थी? लोकार्नो ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन एंड इटली, they mutually guaranteed peace in the Western Europe. उन्होंने बोला हम शांति व्यवस्था को मेंटेन करके रखेंगे। लोकार्नो ट्रीटी साइन करी इन्होंने आपस में। उसके बाद जर्मनी ने ज्वाइन कर लिया था लीग ऑफ नेशंस को और उसको परमानेंट सीट भी दे दी गई थी काउंसिल के अंदर। लेकिन जैसा कि आपने ऊपर क्या देखा, जर्मनी ने खुद ही क्या कर दिया था, 1933 में रिजाइन दे दिया था। आफ्टर 2 years, US and Russia began to participate in the non-political activities of the league. नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज मतलब कैसे? ये जैसे इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटेरिएट है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब चीज़ों में मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब कुछ वॉलेशंस। एक मेजर दिक्कत ये थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बड़े सारे जो यूरोपियन नेशंस थे जो कि लीग ऑफ नेशंस के मेंबर्स भी थे, सवाल ये था लीग ऑफ नेशंस के सामने कि उनका डिसआर्मामेंट कैसे सुनिश्चित करवाएं, यानी कि वो हथियार त्याग दें। 1925 में जो काउंसिल थी लीग ऑफ नेशंस की, इसने कमीशन सेटअप करा टू होल्ड अ डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। 1925 में सोचा था, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जाकर आयोजित होती है फरवरी 1932 में। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जर्मनीज डिमांड ऑफ इक्वलिटी ऑफ आर्म्स विद फ्रांस वॉज रिजेक्टेड। जर्मनी ने कहा जितने हथियार फ्रांस रख रहा है उतने ही हम रखेंगे, हमारे क्योंकि बगल में हमें तो खतरा है। अब इस टाइम तक अभी हम देखेंगे इसको अगले चैप्टर में, डोंट वरी। इस टाइम तक अक्टूबर के अंदर 1932 में हिटलर आ चुका था पावर में, और हिटलर जो था उसने जर्मनी को खींच लिया फ्रॉम डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस एंड लीग ऑफ नेशंस से बाहर हो गया। अब समझ गए, लीग ऑफ नेशंस को जो जर्मनी छोड़कर गया, रिजाइन किसने दिया? किसके कहने पर? हिटलर।
फिर आप एक बात जानते ही हो, जापान ने मंचूरिया को अटैक करा था पहले भी, फिर सितंबर 1981 के अंदर फिर से अटैक कर दिया। इस बार लीग ने बोला कि तुम बहुत उछलते कूदते रहते हो, तुम परमानेंट मेंबर भी हो, थोड़ा सा अपना मान मर्यादा का ख्याल रखो। ये परमानेंट मेंबर है कि नहीं जापान लीग ऑफ नेशंस का? देखो इसको मिटा दूं मैं जरा, है तो लीग ऑफ नेशंस ने क्रिटिसाइज करा जापान को। सो जापान ऑल्सो फॉलोड द एग्जाम्पल ऑफ जर्मनी एंड रिजाइन फ्रॉम द लीग। अब इटली ने इथोपिया के ऊपर अटैक करा था, लीग ने सैंक्शंस लगाए इटली के ऊपर। इटली परमानेंट मेंबर है, ये पावरफुल बॉडी लग रही है आपको, पता ना जरा, परमानेंट मेंबर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लीग को। अब जैसे ही सैंक्शंस इफेक्ट में आए, इटली रिजाइन फ्रॉम द लीग। तो मुझे बताओ परमानेंट मेंबर रह कौन गया है? यूएसए इंटरेस्टेड नहीं है, जापान छोड़ के चला ही गया है, इटली छोड़ के चला ही गया है। अब याद है राइनलैंड पे सबने कब्जा करा था, श्रेया याद है, हमने पढ़ा था इसके बारे में मॉर्निंग क्लास में। राइनलैंड किसका इलाका था? जर्मनी का। यहां पर क्या मिलता था? कोयला, जो कि काम आएगा किसके लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो जो पावर्स ने राइनलैंड के ऊपर कब्जा करा, ऑस्ट्रिया के ऊपर, चेकोस्लोवाकिया के ऊपर, पोलैंड के ऊपर, तब लीग ने कुछ नहीं बोला। इट टुक नो पार्ट इन द क्राइसिस। लास्ट टाइम जो उसने एक्शन लिया वो लिया था दिसंबर 1939 में, व्हेन रशिया वाज एक्सपेल्ड फॉर अ अटैक ऑन फिनलैंड। ये अपने एलीज ने, है ना। उसके बाद असेंबली कभी मिली नहीं लीग ऑफ नेशंस की, एंड द लीग ऑफ नेशंस वाज फाइनली डिसॉल्व्ड इन 1946, जब इसका नाम क्या हो गया फिर? यूनाइटेड नेशंस। लेकिन लास्ट इसने सैंक्शन कब लगाए? दिसंबर 1989 में। किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। और रशिया को एक्सपेल कर दिया, क्योंकि रशिया ने किसके ऊपर अटैक कर रहा था? फिनलैंड के ऊपर। अब लेकिन कोई फायदा ही नहीं था। अब इस टाइम तक क्या शुरू हो चुका था? वर्ल्ड वॉर 2। तो क्या कारण रहे हैं लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के पीछे? लीग लगती ऐसी थी कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ दोज हु वर विक्टोरियस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्हीं की वॉइस है। इसके पास कुछ खुद की मिलिट्री पावर तो थी नहीं, जैसे यूएन के पास आज खुद की मिलिट्री पावर है क्या? जल्दी बताओ कैसे? वेरी गुड, पीस कीपिंग फोर्सेस। तो ये अपने डिसीजंस को एनफोर्स करवा नहीं पाता था। जो फाउंडर्स थे इस पीस ऑर्गेनाइजेशन के, दे अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ नेशनलिज्म। अब इस लाइन का मतलब क्या है? वेस्टर्न नेशंस, यूरोपियन नेशंस ने, मतलब जो भी विनर्स थे मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, उन्हीं की वजह से बना था लीग ऑफ नेशंस। लाइक वुड्रो विल्सन का आइडिया था। उनको ये नहीं पता था कि बड़े सारे एरियाज में आज भी ये खुद जो एलीज थे, ये भी तो बनाकर बैठे हुए थे सारे के सारे कॉलोनीज। बताओ, जर्मनी से जो कॉलोनी छीनी गई, याद है एलीज ने बांट ली थी आपस में। और ब्रिटेन ने कौन सा अभी तक इंडिया को आजाद कर दिया? ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी कुड नॉट बी अप्लाइड इन द एक्चुअल प्रैक्टिस। कि कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब क्या? कि सबको एक साथ रखकर चल रहे हैं, सारी नेशंस की इंटरनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो भाई तुमने खुद गुलाम बना रखा है। ब्रिटेन की बात करो, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस, परमानेंट मेंबर उसका इंडिया, पूरे एशिया, अफ्रीका की इतनी सारी कंट्रीज को कॉलोनी बनाकर रखा हुआ है अपना स्पाइस आइलैंड। व्हेन इटली, जापान एंड जर्मनी, they were headed by dictators, they refused to be bound by the orders of the league. Britain and France were the only major powers to act decisively. उनको ठीक नहीं लगे तो उन्होंने मना कर दिया, हम तो नहीं मानेंगे इसकी बात। तो बस इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, खत्म हो चुका है हमारा चैप्टर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जाना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।